और केवल 2 या 3 मिनट बाद हम कवि सम्मेलन प्रारंभ कर देंगे। क्षमा चाहेंगे क्योंकि माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को बाहर से आना था, फ्लाइट लेट होने की वजह से वे थोड़े से लेट हो गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके साथ आप दोनों ही यहां पधारे हैं, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आज के इस कवि सम्मेलन के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर श्री अशोक गहलोत जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब बाहर दीप प्रज्वलन कर यहां सभागार में उपस्थित होते हुए पुष्पांजलि के साथ दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें, सोचना है हम स्वयं यहाँ अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल 5 से 10 सेकंड में यहाँ सभागार में हमारे बीच होंगे। आपके साथ आपकी सहधर्मिणी श्रीमती सुनीता गहलोत जी, आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आज का ये कवि सम्मेलन राष्ट्रीय एकता और संकल्प दिवस पर माननीय सुनीता गहलोत जी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आज के समारोह में। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर हमारे बीच इस सभागार में होंगे। आप सभी से अनुरोध, अपना आसन हम ग्रहण कर लें। जैसे ही माननीय का आगमन होता है मैं यहां से आपको सूचना देती हूं। और ये दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी, दीपावली बहुत नजदीक है और इस खुशनुमा माहौल में याद आ रही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष विधानसभा हमारे बीच, जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। महावीर स्कूल के सभागार में आज के इस आयोजन में राष्ट्रीय संकल्प और एकता दिवस के इस मौके पर राजीव अरोड़ा जी से अनुरोध, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और डॉक्टर सीपी जोशी साहब को एस्कॉर्ट कर यहां मंच पर, माननीय से अनुरोध, यहां
मंच पर आ पाएं और अपना आसन ग्रहण करें। हम आपके स्वागत और सम्मान के लिए आतुर हैं। माननीय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस आयोजन में। और कोविड लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद इस तरह के आयोजन में हम सब शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच हैं अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी। और आइए स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। हमने तालियों से अभिनंदन किया। माननीय का स्वागत हम विधिवत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को माल्यार्पण के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री महेश काला जी से। आप माननीय को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और सम्मान करें। श्री महेश काला जी। शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे श्री संत कुमार जैन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी श्रीमती कुसुम जैन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी जो आज के हमारे इस आयोजन में अध्यक्षता कर रहे हैं, आपके स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री विभूति भूषण जी से। आप माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे श्री रुपिन काला। और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी डॉक्टर रंजुला जैन। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जिन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन हमें किया, बहुत सारे अतीत की बातें हमें बताई। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके माल्यार्पण के लिए अनुरोध कर रहे हैं गिरधारी सिंह बाफना जी जो सचिव हैं भारत सेवा संस्थान के। शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे श्री राजीव अरोड़ा जी, आप उपाध्यक्ष हैं भारत सेवा संस्थान के। और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री LD शर्मा साहब, आप कोषाध्यक्ष हैं। मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। हम बहुत संक्षिप्त अभी स्वागत उद्बोधन करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे महावीर स्कूल के स्टाफ माननीय का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। अध्यक्ष उमराव मलजी संघी, आप माल्यार्पण करेंगे। और मानद मंत्री श्री सुनील बख्शी जी, आप शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे। और कोषाध्यक्ष श्री महेश जी काला। सचमुच मैं बार बार जन्म लूं, हजारों दुख कष्ट उठाऊं ताकि उस एकमात्र ईश्वर को पूज सकूं जिसमें मैं विश्वास करता हूं। ऐसी भावना रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री राजीव अरोड़ा जी, प्रदेश कांग्रेस का मजबूत स्तंभ, जाने माने समाज सेवी, उद्योगपति, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप स्वागत उद्बोधन दें।
आज के इस कार्यक्रम जो कि भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन है, जो देश के दो ऐसे खास शख्सियतों को समर्पित है, उनके सम्मान में, उनकी याद में एक काव्यांजलि है। कितनी समानता भी है दोनों के व्यक्तित्व में। इंदिरा जी अगर आयरन लेडी कहलाई तो सरदार पटेल लोह पुरुष। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी, जो कि भारत सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। किसी ने सही कहा है कि जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, मुख्यमंत्री जी, जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले उनके पीछे चलते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज के समारोह के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और प्रदेश में, देश में कई पदों को नवाज चुके एक विचारक, एक प्रेरणापुंज, मेरे ऊपर जिनका विशेष स्नेह रहा है, सम्मान्य श्री सीपी जोशी साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका भी आपने ओजस्वी भाषण सुना, श्री गोविंद सिंह गोटासरा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी विधायकगण, पार्षदगण, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण, भारत सेवा संस्थान के ट्रस्टीगण, महावीर स्कूल शिक्षा समिति के पदाधिकारीगण, क्योंकि मैं खुद इस स्कूल से पढ़ के निकला हूँ तो मैं भावनात्मक रूप से इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथियों का मैं हृदय से भारत सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिन विलक्षण प्रतिभाधानी कवियों की रचनाएं सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, श्री जगदीश सोलंकी जी, श्री विनीत चौहान जी, श्री आशीष अनल जी, राव अजातशत्रु जी, पूनम वर्मा जी और हमारे अपने जयपुर के संजय झाला जी, आपका भी अभिनंदन। हमारे मार्गदर्शक वे मुझे रचनात्मक कार्यों से और सामाजिक कार्यों से जोड़ने वाले अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से भारत सेवा संस्थान सेवा परमो धर्मे को मान के कार्य कर रहा है। चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, सुनामी लहरों की घड़ी हो, कारगिल में हमारे वीरों ने अपनी जानें दी हो और जान की बाजी लगा दी हो, जम्मू कश्मीर या केरल में बाढ़ की त्रासदी हुई हो, भारत सेवा संस्थान ने सहायता के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया है। ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि भारत सेवा संस्थान क्या काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने पहला उदाहरण प्रस्तुत करा कि जब उनको स्नेहपूर्वक मिलने वाले स्मृति चिन्ह, जो हम मेमेंटो बोलते हैं, उनको पुनः जनों को समर्पित करा, पुनः जनता को समर्पित करा, और जो राशि इकट्ठी करी गई उसको इन त्रासदियों में जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी सहायता के लिए उपयोग में लिया गया। पिछले कई सालों में सैकड़ों विद्यार्थियों ने कोचिंग प्राप्त करके सरकारी व निजी सेवाओं में भारत सेवा संस्थान के माध्यम से नौकरियां पाई हैं, अपना जीवन बनाया है। 2 वर्षों से हम सबने देखा है कि कोरोना का कितना कहर रहा। ऐसे समय सरकार के प्रयासों के साथ साथ मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमने कोशिश करी कि हम भोजन उपलब्ध कराएं, न केवल मानव मात्र को अपितु गायों को, पक्षियों को भी भोजन कराया गया। इस समय के अंदर पीने के पानी अस्पतालों में हमारे पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए गए। बाड़मेर जैसलमेर तक लोक कलाकारों को राशन के किट, जयपुर अस्पताल व RUHS में कैंटीन लगाई गई, बीमार व्यक्तियों के लिए पौष्टिक खिचड़ी उपलब्ध कराई गई। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ ही दिनों पूर्व खाद्य ग्रामोद्योग संस्थान में वृक्षारोपण किया गया। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम शायद इतने सफल नहीं होते अगर हमें हनुमान जी व उनकी युवा टीम, श्री ज्ञान मेहता व महावीर विकलांग समिति, बाबूलाल जी गुप्ता व अनाज व्यापार मंडल, CII के हमारे साथी प्रकाश भाई सुरोही, ज्ञानेंद्र मेहता दुबई के, विशाल भट्ट जी, संजय बाफना जी, महेश काला जी, कैलाश जी, नवाब खान जी, सुनीता बाफना जी, किशोर सिंह जी गहलोत,
लोकेश गिरी, अजय कोचर, फेडरेशन ऑफ इवेंट्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के हरप्रीत सिंह, अरशद हुसैन और मोहित महेश्वरी का सक्रिय सहयोग नहीं मिलता। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में मेरे साथी आदरणीय GS बाफना जी और श्री LG शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव अरोड़ा जी। वैसे तो माननीय का निर्देश था कि किसी भी तरह के, डोटासरा साहब ने भी मुझे कहा था कि किसी भी तरह की रस्मों अदायगी में नहीं पड़े स्वागत सम्मान को, और सीधे, क्योंकि हम लोग कवियों को सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, लेकिन स्वागत और सम्मान का छोटा सा सिलसिला 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगी। उसके बाद सीधे सीधे संजय भैया को मैं माइक देने वाली हूँ। माननीय डॉक्टर CP जोशी साहब का भी विद्यालय परिवार के सभी स्वागत और सम्मान करना चाह रहे हैं। मैं नाम नहीं पुकारती हूँ, सीधे सीधे हम उनका माल्यार्पण शॉल उड़ाकर सम्मान करें। इसके साथ ही माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का भी सम्मान हम करना चाहेंगे। और हमारे कविगण जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से बिल्कुल आतुर हैं, पलक पावड़े बिछाकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगदीश सोलंकी जी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, आप यहाँ मंच पर आए, क्योंकि माननीय के साथ एक हम बहुत यादगार छाया चित्र पहले ले लें और जोरदार तालियों से हम अपने कवियों का स्वागत और अभिनंदन करते रहें। जगदीश सोलंकी जी, और उसके बाद विनीत चौहान जी, इधर, हाँ, उधर, श्री विनीत चौहान जी, संजय झाला जी, आशीष अनल जी, आजाद शत्रु जी और पूनम जी। आप सभी अतिथि कवियों से अनुरोध, आप यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं और आइए हम नमन करते हैं देश के स्वाभिमान, गौरव और हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री और हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में गहरे आदर और श्रद्धा के साथ बसी इंदिरा जी को, इंदिरा प्रियदर्शनी को, इंदिरा गांधी को। राष्ट्रीय एकता और संकल्प दिवस पर आयोजित आज का ये गरिमामय कवि सम्मेलन माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की भोली अभिलाषा हो या दिनकर की कलम की प्रचंडता हो या हमारे आज जो ओजस्वी कवि यहाँ मौजूद हैं उनकी चेतना को झंकृत करती अभिव्यक्तियां, आइए कवि सम्मेलन का आरंभ हम करें। कवि हूं जो सब मौन भोगते जीते, मैं मुखरित करता हूं मेरी उलझन में दुनिया सुलझा करती है। हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ आज के इस कवि सम्मेलन के संचालन की बागडोर देश के जाने माने प्रतिष्ठित लेकिन राजस्थान की गुलाबी नगरी के संजय झाला जी को सौंपने के पूर्व उनका सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर संचालन की बागडोर अब सौंपती हूं श्री संजय झाला जी को। संजय झाला जी से अनुरोध, आप यहां आए और माइक संभालें। बहुत देर से हमारे सभी अतिथिगण, हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त आपकी रचनाओं को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। मैं पूरे सदन की चेतना चाहूंगा एक बार। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। मैं प्रणाम करता हूं जिसके व्यक्तित्व में गांधी की गंध बसती है, जो करुणा और संवेदना के धरातल पर खड़े राजनीतिज्ञ हैं। ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये सदन उनकी उपस्थिति को रेखांकित करे। मैं प्रणाम करता हूं इस शासन में अनुशासन के प्रतीक आदरणीय सीपी जोशी साहब का। जरा एक बार जोरदार। मैं निवेदन करूंगा, समय बहुत अधिक हो चुका है। मैं प्रणाम करता हूं कड़कती ठंड में अकड़कर पहरा देने वाले उन जवानों को। आदरणीय डोडासरा जी की उपस्थिति है, राजीव अरोड़ा साहब जो हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं जयपुर के, आदरणीय बापना जी जो इस काव्यज्ञ के याज्ञिक हैं, आप तमाम, ब्रजकिशोर जी, तमाम महनीय महानुभावों की उपस्थिति को मैं रेखांकित करके सीमा है मैं ये काव्यज्ञ प्रारंभ करना चाहता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं कड़कती ठंड में अकड़कर पहरा देने वाले उन जवानों को। मैं प्रणाम करता हूं धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले उन किसानों को। मैं प्रणाम करता हूं देश को महाशक्ति बनाने वाले उन ज्ञानों को, उन विज्ञानों को। मैं प्रणाम करता हूं राणा प्रताप और शिवाजी के स्वाभिमानों को। मैं प्रणाम करता हूं लक्ष्मीबाई और पन्नाधाय के बलिदानों को। मैं प्रणाम करता हूं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु जैसे देश के दीवानों को। मैं प्रणाम करता हूं महात्मा गांधी जैसे महाप्राणों को। और मैं प्रणाम करता हूं सरदार पटेल और इंदिरा गांधी जैसे देश के अभिमानों को। जरा जोरदार तालियां बजाकर एक बार पूरा सदन उल्लास और उन्मुक्तता में अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगा। मैं ये काव्यज्ञ आदरणीय प्रारंभ करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मुझे समय सीमा भी आप लोग संकेत कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि उसी हिसाब से मैं ये इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करूंगा। छोटा छोटा परिचय, हालांकि कवियों का परिचय कराया जा चुका है, लेकिन मैं कराता हूं। राव अजात शत्रु शब्द की सत्ता, उसकी महत्ता और उसकी गुणवत्ता को जानने वाले एक महनीय कलमकार उदयपुर से हमारे बीच में आते हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार इनके साथ। आशीष अनल लखीमपुर खीरी से हमारे बीच में आते हैं। लखीमपुर खीरी को तो आप सब जानते हो। नहीं, मैं अभी उस मोड में नहीं आया हूं। लखीमपुर खीरी से आते हैं। उनका परिचय बहुत मैं कराना चाहूंगा। आग को अगर राग से गुणा कर दिया जाए तो उनकी कविताओं का रंग होता है। जरा जोरदार अपने हाथ खोलें और तालियां बजाएं। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी हमारे बीच में है। सर, मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि ये हमारे मंच की राग भैरवी है। राग भैरवी वो राग है जो मंच सर अंत में गाई जाती है, जिसके सारे सुर कोमल होते हैं, जो सदा सुहागन राग है, जो जब गाई जाती है तो अद्भुत प्रभाव आपके मन पर छोड़ती है। ऐसे आदरणीय जगदीश सोलंकी की उपस्थिति है जो आज कवि सम्मेलन को गरिमा प्रदान कर रही है। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय विनीत चौहान जी। विनीत चौहान, आप सब जानते हैं उस नाम को। वो जब रागात्मक होता है तो विनीत हो जाता है और आगात्मक होता है तो चौहान हो जाता है। अनेक बार आपने लाल किले से काव्य पाठ किया है। इस देश के महनीय ओजस्वी कवि, जरा उनके सम्मान में भी आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपकी जोरदार तालियां थी। इससे तो ठीक पहले वाली थी। जरा खुलकर तालियां बजाइए। हम सरदार पटेल और इंदिरा गांधी जी का हैं और उनके पास जो बैठी हैं वो हैं श्रीमती पूनम वर्मा। कहा जाता है, कालिदास कहते हैं, यत्राकृति तत्र गुणा वसंती। जिसमें सौंदर्य है उसमें सारे गुण स्वतः ही चले आते हैं।
मथुरा का राग है। उस राग को आप देखेंगे, वो देश की बहुत महनीय कलमकार है। वो काव्य के सर्वोत्तम विधान को जानती है, शब्दों के सर्वोत्तम विधान को जानती है। जरा हाथ खोलिएगा और स्वागत कीजिएगा पूनम वर्मा जी का। और मैं संजय झाला हूं। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था, एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। मैं इतना निवेदन करूंगा, ये लाइटें सीधे मेरी आंखों पर आ रही है, मेरा नाम तो संजय है, ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूं। थोड़ा हाँ मुखर है, ऐसे रखिए, बस श्रोता दिखने चाहिए कवियों का। आइए मैं प्रारंभ करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। सीधे सीधे कभी भी अपनी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। जो निवेदन किया आदरणीय की उपस्थिति है, मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और उनकी आराधना के, उनके स्तवन के लिए। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावद भामिनी, हे भारती, हे भवगते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। जरा जोरदार तालियां बजाकर मां सरस्वती की आराधना के लिए, उनके स्तवन वंदन के लिए आमंत्रित करता हूं पूनम वर्मा को, जो हमारे बीच में मथुरा से हैं। पूनम जी कृपया पधारें। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जोशी जी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। मां शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, तो आइए कुछ पंक्तियां मां शारदे के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस काव्य अनुष्ठान में आप सभी लोग मेरे शब्दों के साथ साथ मन से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से मुझे वंदना के लिए आदेशित कीजिएगा। मंच का स्वागत है पूनम, स्वागत। कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। और तुम्हारी ही कृपा से आसमां को छू रहे हैं हम, तुम्हारी ही कृपा से आस माँ को छू रहे हैं हम, तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं, तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं। हटे ना शीश से आशीष का ये हाथ जीवन में, हटे ना शीश से आशीष का ये हाथ जीवन में। यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं, यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं। विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्थान दे दो माँ। नई गति छंद लय में, और अगला बंद, आखिरी बंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। और सुधर जाए सभी के मन, गुलाबों सा खिले यौवन, सुधर जाए सभी के मन, गुलाबों सा खिले यौवन। बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, बुराई
से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, घनी संवेदनाओं से भरे झोली मनुजता की हमारी सभ्यता हर एक के गीले नयन पोछे, हमारी सभ्यता हर एक के गीले नयन पोत पोत, हमारी सभ्यता हर एक के गीले नयन पोछे। और आखिरी पंक्ति मैंने आपका साथ चाहती हूँ, सुनिएगा कि हमारी सभ्यता हर एक के गीले नयन पोछे, और जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ, तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। क्या बात, वाह। और आइए अब आपकी अनुमति से ये काव्य यज्ञ हम प्रारंभ करते हैं। सर, मैं वाल्मीकि के उदाहरण से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं, मंचस्थ कवियों का ध्यान चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए निवेदन करूंगा, ये मोबाइल फोन ऑफ कर लें, 1-1.5 घंटे की बात है। वाल्मीकि भगवान नारद से प्रश्न करते हैं, बहुत ध्यान चाहूंगा इस बात पर। वाल्मीकि भगवान नारद से प्रश्न करते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रत लोके, बहुत सीधा सरल संस्कृत है, आपके समझ में आएगी। मैं पहले हिंदी करता हूं। कौन अस्मिन् सांप्रत लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अर्थात हे नारद जी, आप मुझे बताइए कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पुरुष है, ये उस युग में पूछी गई थी, त्रेता युग में ये बात पूछी गई थी, जो सत्यव्रत है, जो वीर्यवान है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, जिसके खड़े हो जाने पर शत्रु कांप जाता हो, जो धर्मज्ञ है, जो गुणज्ञ है, जो नीतिवान है, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे नर के बारे में आप मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, जो नाम लिया वो प्रभु राम का नाम लेते हैं। उस वक्त त्रेता युग में ऐसा एक व्यक्ति है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ मेरा कहने का मन है, ये प्रश्न अगर इस कालखंड में पूछा जाता तो केवल 2 नाम लिए जाते। अगर पुरुष का नाम लिया जाता तो सरदार पटेल का नाम होता, और स्त्री का नाम लिया जाता तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम। मैं बीच बीच में आपसे तालियों की कहता रहूंगा, क्योंकि आपकी तालियां कवि की भावनाओं का अनुमोदन है, उल्लास का उद्बोधन है और आत्मा का शोधन है। मैं 2 संक्षिप्त उदाहरणों से प्रारंभ करता हूं, उस कवि को बुलाना चाहता हूं, आदरणीय आपको समर्पित करता हूं। सब इतिहास जानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, किस प्रकार से उन्होंने हैदराबाद को जीता, सब जानते हैं। ये सब कुछ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर उपलब्ध है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, दोनों भाव, भाषा, भणित, भंगिमा, कार्य, व्यवहार का व्याकरण एक, दोनों के रीति, नीति, सिद्धांत का गणित एक। मैं उदाहरण देता हूं, विनम्रता, सरदार पटेल, और साहस और विनम्रता को गुणा कर दिया जाए तो जो योग बनता है इस मूर्ति का बनता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कासिम रिजवी साहब आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके सचिव कहते हैं कि कासिम रिजवी आए हैं। कासिम रिजवी उनको परम शत्रु समझते थे, तो सरदार ने कहा कि नहीं, उन्हें आदर सहित उन्हें घर बुलाया जाए। उनको घर बुलाया जाता है, सरदार उनके भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके लिए पान का बीड़ा मंगाते। सरदार पटेल के घर में एक कट्टरपंथी कासिम रिजवी, जिसके हाथ में हैदराबाद का निजाम था और वो पाकिस्तान के हाथ में था, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, वो उनके साथ बदतमीजी करता है और बातचीत करता करता कहता है, देखिए मिस्टर पटेल, हैदराबाद में आपकी चाल नहीं चलने वाली, हैदराबाद में आपकी दाल नहीं गलने वाली। वो कहते कहते खड़ा हो गया। सरदार पटेल उसे इशारा करते हैं, बैठ जाइए रिजवी साहब, बैठ जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने उग्रता में भी विनम्रता नहीं छोड़ी।
बोला नहीं मैं तो खड़े रह के बात करूंगा। बोले नहीं नहीं, बात तो आपको बैठकर करनी पड़ेगी, कृपया बैठ जाए। वो दुर्व्यवहार करता रहा और कहता रहा कि आप उन 1.5 करोड़ हिंदुओं के बारे में सोच लेना जो हैदराबाद में रहते हैं। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप सोच सकते हैं सरदार पटेल ने क्या उत्तर दिया, क्या कहा होगा उनसे। सरदार पटेल बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि कासिम रिजवी, आप सोचना जब आप हैदराबाद में उन 1.5 करोड़ हिंदुओं पर जुल्म कर रहे होंगे उस वक्त हम क्या कर रहे हैं। फिर भी उनका धैर्य बना रहता है, उनकी विनम्रता बनी रहती है, उनकी उदारता बनी रहती है। और वो कहते हैं कि आप सुबह हैदराबाद जा रहे हैं, अपने निजाम को मेरा सलाम लेते जाइए और उनसे कहना कि वो अपना ख्याल रखें। ये सरदार पटेल की भाषा थी, ये सरदार पटेल की विनम्रता थी। और एक उदाहरण मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का देना चाहूंगा, आप लोगों के सामने एक काव्य यज्ञ प्रारंभ करता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वही जब पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढाए जा रहे थे, अमेरिका से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर आते हैं, सैम मानेकशॉ, जनरल हेनरी किसिंजर और इंदिरा गांधी तीनों की मीटिंग हो रही है और विनम्रता पूर्वक कहती है, राजनीति में विनम्रता की भाषा इन दोनों से सीखी जा सकती है। वो कहते हैं देखिए मिस्टर किसिंजर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेसिडेंट निक्सन को समझाएं कि पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और पाकिस्तान पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर, पाकिस्तान पर लगाम लगाने की जरूरत है, आपको मुझे एश्योरेंस देना होगा। हेनरी किसिंजर बोलता है, नो मैन, आई कैंट गिव एनी एश्योरेंस टू यू, मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी खड़ी हो गई तो वो भी खड़ा हो गया और बोला, मैडम व्हाट, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हमें करना होगा। श्रीमती गांधी बोली तो हेनरी किसिंजर बोला, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू मैडम, आप क्या करना चाहती हैं। उन्होंने खड़े होकर मानेकशॉ की तरफ इशारा किया, अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं समझा सकता तो हम इनसे कहेंगे ये पाकिस्तान को समझाएं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की भाषा थी। अब मैं 4 पंक्तियों के साथ उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, दोनों के भाव भाषा और भणिज भंगिमा को याद करें। मैं रामायण के प्रसंग से उस कवि को बुला रहा हूं, उस लाडले कवि को बुला रहा हूं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, मेरा समय तो हो गया। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो सूर्य उदित होता है, तो हनुमान जी उससे प्रार्थना करते हैं। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप पंक्तियां सुनना और अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। सूर्य उदित होते हैं, हे सूर्य देव क्षमा करना। इन दोनों महापुरुषों के इन वक्तव्यों को ध्यान में रखें। हे सूर्य देव क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है। हनुमान जी सूर्य से प्रार्थना करते हैं विनम्रता पूर्वक, हे सूर्य देव क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए मैं तब तक उगना भगवन जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, आप तभी उगना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है अल्प प्रार्थना यह सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारो। उन्होंने कहा आज तुम उगने में जल्दबाजी मत करना सूर्य, मैं तुमसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं। यह विनम्रता की भाषा थी सूर्य के साथ हनुमान जी की। लेकिन जब सूर्य उदित हुए दिखाई दिए तो कहा अन्यथा समझ लेना दिनकर। मैं एक बार पूरे सदन की तालियों के साथ उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, अन्यथा समझ लेना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, फिर से मुख में धर लेने का वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा, जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। जरा जोरदार तालियां बजाकर पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं एक एक रचना के लिए, श्री राव अजात शत्रु जो उदयपुर से हमारे बीच में, कृपया जोरदार तालियां राव अजात शत्रु को। आप सबको प्रणाम करता हूं, महनी मंच को और महनी अतिथियों को प्रणाम करता हूं। पहले कवि की भूमिका तो टोडासरा ने इतने विषय खोल दिए कि हमारे भीतर के कवि सारे जाग चुके हैं, किंतु एक एक रचना का आदेश दिया गया है। कोरोना के बाद में कवि से ये कहा जाए माइक भी और सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हुए और कविता एक सुनानी है, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। मैं चाहूंगा एक बार आप तालियां बजा दें, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच जाए। जहां एकता हो,
जहां संकल्प हो वहां पर भारत सेवा संस्थान खड़ा हो जाता है। इंदिरा जी के सपनों का भारत कैसा था, चाहता हूं मंच का भी ध्यान। हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है, बाइबिल के संग गुरु ग्रंथ गीता कुरान जरूरी है, सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है। क्या कहता है तिरंगा? सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है, इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी वाह, वाह, है। क्या बात। इन सब से भी पहले। आपकी इन छुटपुट तालियों ने मुझे थोड़ी ऊर्जा दी है। पहला कवि हूं और कुछ लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में ताली डर के बजा रहे हैं, तो मैं आपको बाहर करता हूं उनसे कि वो आज जिनके प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार जोरदार बजा दीजिए ताली। एक कविता, क्योंकि आज जिनका एकता दिवस है, जो टोडराज साहब ने कहा था शिक्षा मंत्री जी, वही बात मेरी इस कविता में निकल के आई है। 16 पंक्तियों की कविता तेरा था। सुनिए, बड़े भैया विनीत भैया बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी जाजम है आज यहां हमारी। जब पराधीन बेड़ी टूटी तो भारत ने अंगड़ाई, जब पराधीन बेड़ी टूटी तो भारत ने अंगड़ाई ली, जब अंग्रेजी लश्कर हारे गोरों की चीख सुनाई दी, जब पावन मिट्टी महक गई मंदिर पूजा का यूं धो दिया। जो लोग कविता सुनने आए हैं उनके लिए, जब पावन मिट्टी महक गई मंदिर पूजा का यूं धो दिया, बिखरी माला के मोती को देसी धागे में पिरो। वाह 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 वाह, क्या बात। बिखरी माला के मोती को देसी धागे में पिरो दिया, तो आजादी के खुले गगन का उड़ता हुआ परिंदा है, लौह पुरुष वल्लभ पटेल हम सबके दिल में चल रहा है। वैज्ञानिक सोच कैसी है? भारत और पाकिस्तान में कई अंतर है, आपने अभी बताया। हम इसलिए बड़े नहीं होते कि हमने कारगिल के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया, हम बड़े हो गए। हम इसलिए बड़े नहीं होते कि हमने किसी क्रिकेट में हराया, जीत गए, हम बड़े हो गए। हिंदुस्तान वो देश है जिसने बड़े मनुष्य पैदा किए। आप याद कीजिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, उनसे कुर्सी नहीं छूटती थी, लेकिन उन्हीं दिनों एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे बिखरी जुल्फों वाले एपीजे अब्दुल कलाम। जब राष्ट्रपति भवन का त्याग करते हैं तो 2 सूटकेस और चंद किताबें लेकर निकल जाते हैं अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए। ये हिंदुस्तान की बहुत अच्छा। वैज्ञानिक सोच रही। पटेल कैसे थे? वैज्ञानिक सोच रही मन में, शक्ति संकल्प प्रदाता थे, नवयुग की आहट सुनी वही, असली भारत निर्माता थे। असली भारत निर्माता थे। पाकिस्तानी मंसूबों को यूं मिट्टी में मिला दिया, जिन्ना का जिन्न तड़प बैठा, यूं दूध छठी का पिला दिया। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। जन जन के मन के नेता थे, ऐसे तो सिर्फ चुनिंदा हैं। जन जन के मन के नेता थे, ऐसे तो सिर्फ चुनिंदा थे, लौह पुरुष वल्लभ पटेल हम सबके दिल में जिंदा है। वाह। कविता की प्राण पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां सुनिए आप। राष्ट्रपिता के दाएं बाएं वैचारिक विच्छेद नहीं। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हम देखते हैं तो हमें देश की पुरानी राजनीति के वो राजनेता याद आते हैं। राष्ट्रपिता के दाएं बाएं, जो पत्रकार यहां बैठे हैं शायद इन पंक्तियों को लिख ले। राष्ट्रपिता के दाएं बाएं वैचारिक विच्छेद नहीं, इतिहास गलत मत दिखलाओ, नेहरू पटेल में भेद नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। राष्ट्रपिता के दाएं बाएं वैचारिक विच्छेद नहीं, इतिहास गलत मत दिखलाओ, नेहरू पटेल में भेद नहीं। अंग्रेज हुकूमत के आगे मानो की एक तबाही थे, दोनों ही बापू गांधी जी के सच्चे शेर सिपाही थे। क्या बात है, क्या दोनों ही बापू गांधी जी के सच्चे शेर सिपाही थे। इन अफवाहों की मंडी से हो गए आज शर्मिंदा हैं, लौह पुरुष वल्लभ पटेल हम सबके दिल में जिंदा। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत विशेष जो 2 मिनट 15 सेकंड का गीत है,
अगर आप अपनी तालियों से आदेशित कर दे तो मैं वो सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम क्या बात है, वाह। मुझे तो कई पत्रकार लोग छेड़ते हैं, कई बार जब मैं राजस्थान से बाहर जाता हूं, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी में क्या अंतर है। अब कभी से यह सवाल किया, मैंने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में जानता हूं और यह जानता हूं कि वे ज्यादा शालीन हैं, वे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और जब हम उनको सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम किसी पढ़े लिखे राजनेता को सुन रहे हैं। दूसरा अंतर मैंने बताया, मैंने कहा कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वे झूठ नहीं बोलते। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, मैं तीसरा अंतर बता रहा हूं। और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक जिम्मेदार गृहस्थ हैं, आज भी अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हूं। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्त मई मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, क्या बात है, वीर सलुंबर राजस्थान। शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। मैंने कहा था आपसे 26 तारीख को मेरे गांव में आप आए थे, मैंने कहा कविता वहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा ये चुनाव की रैली है, यहां कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि यहां भीड़ भाड़ बहुत है चुनाव की रैली में। और कई बार कविता भीड़ में पढ़ो तो भाड़ में चली जाती है। आज मुझे श्रोता अच्छे मिले हैं, एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर बता दें आप। शुक्रिया। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं आपकी चेतना तक धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। प्रणाम। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ, पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। क्या बात है, वाह। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, कोई हाथ खामोश न रहे। बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। और होटल से यहां तक आते हुए अंतिम पंक्तियां लिखी, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। रंग रंगीले इस जयपुर की रंगत बड़ी निराली है। रंग रंगीले इस जयपुर की रंगत बड़ी निराली है। दुर्ग दुर्ग खड़ा आमेर यहाँ की छटा बड़ी मतवाली है।
जहनों से गुलजार, यहाँ पर लोग किताबी रहते हैं, इसीलिए तो इस नगरी को सभी गुलाबी कहते हैं, इसीलिए तो इस नगरी को सभी गुलाबी कहते हैं। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। क्या बात, वाह वाह। बहुत शानदार काव्य पाठ किया भाई आजाद ने। जिस परमाणु विस्फोट की बात की, जानते हो किसने किया? मैं 1974 आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा किया। ये वही काल था जब उन्होंने इच्छा मात्र प्रकट की कि ऐसा होना चाहिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह साबित किया कि राजा की इच्छा ही आदेश हुआ करती है। उनके मंत्रियों को भी यह पता नहीं था। तो 74 में परमाणु विस्फोट किया गया। जरा जोरदार तालियां हो जाए उनके। जहां परमाणु विस्फोट किया वहां प्रेम और सौहार्द को भली भांति समझती थी। सर, बुल्गारिया में एक कवियों का प्रतिनिधि मंडल गया। श्रीमती गांधी ने उन्हें मोर के पंख भेंट किए और भेंट करते हुए बोली कि वहां संदेश देना, ये शांति, भाईचारे और अमन के पंख हैं। हमारी इच्छा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी दुनिया के आंगन में ऐसे ही नृत्य करे और प्रेम की बरसात करे। ये परमाणु विस्फोट करने वाली उस लौह शक्ति का बयान है। तो आइए मित्रों, मैं बुलाना चाहता हूं उस बेटी को, एकमात्र जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्रीमती पूनम वर्मा। जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। श्रीमती पूनम वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज पूरा देश दो महापुरुषों को याद कर रहा है। एक महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है और एक महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं उन दोनों महान विभूतियों को चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, कि जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देखकर परवास सीख ले, और मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो, मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो कि दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज सीखे। क्या बात, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद सीधे सीधे गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सुनिएगा कि कभी डर कर किसी भी देश की रक्षा नहीं होती। मैं उन सैनिकों के नाम ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि कभी डर कर किसी भी देश की रक्षा नहीं होती, रणों के ग्रंथों में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, रणों के ग्रंथों में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। लुटा देते हैं हंसकर जान भारत माँ के शहदाई, लुटा देते हैं हंसकर जान भारत माँ के शहदाई, शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा नहीं होती, शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा नहीं होती, शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा नहीं होती। और आइए सीधे सीधे वो गीत आप तक पहुंचाना कोशिश करती हूँ जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया है, और अभी हाल ही में ताजा गीत लिखा है। आज मेरी आप सभी लोगों के सामने परीक्षा है और आपकी तालियां बताएंगी कि मेरे इस गीत को कितने अंक प्राप्त होते हैं। मैं वो गीत ताजी पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और पूरे सदन का साथ चाहती हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। कविता के शिलालेख आदरणीय जगदीश भाई साहब हमारे बीच में है। मैं उनका चरणों में पंक्तियां निवेदित करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिए, और आप सभी का विशेष रूप से साथ चाहती हूँ कि जिसकी हिम्मत की दुनिया का
साथ दीजिएगा, कुछ पंक्तियां ताजी स्वागत है लिखी हैं, पूनम, स्वागत। मेरा हौसला बढ़ाइएगा, आप सुनिएगा। खुलकर मन से पढ़िए। कि स्वागत है। जिसकी हिम्मत की दुनिया का हर करता देश बढ़ाई है, अपने दमखम से भारत को जिसने पहचान दिलाई है, अपने दमखम से भारत को जिसने पहचान दिलाई है। कि दशों दिशाओं में गूंजे, दशों दिशाओं में गूंजे गाथा जिसकी कुर्बानी की, आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी वाह, की, वाह। आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की। क्या बात। बहुत बहुत आभार, आपने मेरा मन रख लिया। अब फिर से शुरू करना चाहती हूँ, आप सभी का इसी तरह साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि जिसकी हिम्मत की दुनिया का हर करता देश बढ़ाई है, जिसकी हिम्मत की दुनिया का हर करता देश बढ़ाई है, अपने दमखम से भारत को जिसने पहचान दिलाई है। कि दशों दिशाओं में गूंजे, दशों दिशाओं में गूंजे गाथा जिसकी कुर्बानी की, आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की। क्या बात है। आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की। और पहला बंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि कितने ही हमलावर आए, मंच का भी साथ। स्वागत है पूनम। कि कितने ही हमलावर आए, कितने ही हमलावर आए, काले बादल से मंडराए, बिजली बनकर इस पर। थोड़ा तालियों से मेरा साथ देंगे तो मैं गीत पढ़ने में आनंद आएगा और आप लोग को सुनने में भी आएगा। मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ, सुनिएगा। वो मन से सुन रहे हैं कि सब। कितने ही हमलावर आए, कितने ही हमलावर आए, काले बादल से मंडराए, बिजली बनकर इस पर टूटे पर सब अपनी मुखी खाए, बिजली बनकर इस पर टूटे पर सब अपनी मुखी खाए, सारे जग की शान इंदिरा। मैं अगली पंक्ति आप बोलेंगे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कि सारे जग की शान इंदिरा, सबका गर्व गुमान इंदिरा। पीछे के लोग भी साथ दें। कि सारे जग की शान इंदिरा, सबका गर्व गुमान इंदिरा, संस्कृति की पहचान इंदिरा, सदियों का अभिमान इंदिरा, संस्कृति की पहचान इंदिरा, सदियों का अभिमान इंदिरा, सदियों का अभिमान इंदिरा। दुनिया में उसने पाई, दुनिया में उसने पाई शोहरत चंडिका भवानी की। आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की, आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की। और अगला बंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ। वो भारत की एकमात्र ऐसी महिला थी जिनके लिए देश था तो देश था और युद्ध था तो युद्ध था। तब मैं अगला बंद आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि 71 में जब दुश्मन ने हम पर हमला बोल दिया, 71 में जब दुश्मन ने हम पर हमला बोल दिया, पल भर में इंदिरा जी ने उनका ही बदल भूगोल दिया, पल भर में इंदिरा जी ने उनका ही बदल भूगोल दिया। और बंग भूमि को मुक्त करा, बैरी के पंख जोड़ दिए। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बंग भूमि को मुक्त करा, बैरी के पंख झिंझोड़ दिए, 1 लाख बंदी सैनिक ममतावश उसने छोड़ दिए, 1 लाख बंदी सैनिक ममतावश उसने छोड़ दिए। और महानायका बनूभरी, महानायका बनूभरी, वो गौरव भरी कहानी की, आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी, आज जरूरत है हमको उस इंदिरासी मर्दानी की, जिसकी हिम्मत की दुनिया का हर करता देश बढ़ाई है, जिसकी हिम्मत की दुनिया का। और इस गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और आप सभी का इसी तरह साथ चाहती, हौसला चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जिसकी हिम्मत की दुनिया का, कि महाकाल की साधक थी। उनके व्यक्तित्व को ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नई बात कहने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा उनके व्यक्तित्व को। उनके चेहरे पर कांति और क्रांति दोनों ही उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलेंगी। मैं कहने की कोशिश करती हूँ। और एक बात उनके मुंह से निकल गई थी, जिस बात से देश की दीवारों को रंग दिया गया था, आज वो हमारे बीच में बेशक नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो बात उनकी आप और हमारे सबके हृदय में आज भी अंकित है। मैंने वो बंद में कहने की कोशिश की और साथ साथ स्वागत है।
कि महाकाल की साधक थी, हर जहर पचाने वाली थी। महाकाल की साधक थी, हर जहर पचाने वाली थी। लोहू की हर और लोहू की हर बूंद देश को भेंट चढ़ाने वाली थी। लोहू की हर बूंद देश को भेंट चढ़ाने वाली थी। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, उनको जीवन से दूर किया। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, उनको जीवन से दूर किया। एक महकता सा उपवन मुरझाने को मजबूर किया। एक महकता सा उपवन मुरझाने को मजबूर किया। और भूल नहीं पाएगी दुनिया। अंतिम पंक्तियों में उन्हें विदा करिएगा और मैं भी अपना स्थान लेना चाहूंगी। कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि भूल नहीं पाएगी दुनिया भ्रगुटी उस तूफानी की। आज जरूरत है हमको उस इंद्रासी मर्दानी की। एक बार तालियां बजा के पूरा सदन मेरे पंक्तियों के साथ कि जिसकी हिम्मत की दुनिया का हर करता देश बढ़ाई है। अपने दमखम से भारत को जिसने पहचान बनाई है। अपने दमखम से भारत को जिसने पहचान बनाई है। दशों दिशाओं में गूंजे गाथा जिसकी कुर्बानी की। आज जरूरत है हमको उस इंद्रासी मर्दानी की। आज जरूरत है हमको उस इंद्रासी मर्दानी की। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जरूरत है इंदिरासी मर्दाने की। ये जोरदार तालियों वाली बात है जो होनी चाहिए। इंदिरा जी मर्दानी थी, मर्दाना बर्ताव। उन्होंने कभी चूड़ियां नहीं पहनी हाथ में। आप उनकी कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखेंगे जब इंदिरा जी ने हाथों में, तो देख सकते हैं आप, चूड़ियां कभी नहीं पहनी। यह उनका पुरुषार्थ था, यह उनका शौर्य, उनकी ताकत, उनकी पराक्रम, उनकी प्रज्ञा थी। आइए मैं इस कवि सम्मेलन को बदलता हूं। आदरणीय महेश जी बीच में आए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं 4 पंक्तियों से कुछ क्रम बदलना चाहता हूं, विशेष अनुमति चाहते हुए। सर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको समर्पित करता हूं। अग्रिम पंक्ति में जो महानुभाव विराजित हैं, सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। उनकी मां, आदरणीय, मैं आपको समर्पित करता हूं। ये मां के लिए समर्पित है ये पंक्तियां। भारतीय मां का कलेजा देखिए। आपको बताना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती हैं और अपने लाडले को देखकर भाव विह्वल हो जाती हैं। सरदार ने अपनी मां की मनस्थिति को देखा और कहा, रो रही है। सरदार भगत सिंह की मां होकर रोती है, तो मां का जवाब सुनिएगा। ये भारतीय मां ही ये बात कह सकती है। आदरणीय दीदी, आपको समर्पित करता हूं कि नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी। मैं इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं दिए। वो 4 पंक्तियां लिखते हैं अपनी मां को, अपने हृदय में अंकित करना इन पंक्तियों को वो लिखते हैं। और अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। अग्रिम पंक्ति का भी आशीर्वाद चाहता हूं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं। और आज की ये युवा पीढ़ी क्या कर रही है वो आपके हृदय तक पहुंचेगा कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन। जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा वीर रस के उस पराक्रमी कवि को जिसका नाम है विनीत चौहान। आप सबको प्रणाम करता हूं। 75 वर्ष हो गए इस देश की राजनीति को। दुर्भाग्य इस देश का यह है, मुख्यमंत्री जी मुझे कहने का हक दीजिएगा
जिन चरित्रों को राष्ट्र के मानचित्र पर सबसे ऊंचा होना चाहिए था, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूं, वो किसी भी पार्टी के रहे हों, हम केवल अपने दायरों में सिमट करके रह गए और उन्हें हमने अपनी अपनी पार्टियों का बड़ा व्यक्तित्व मान लिया। जिन्हें राष्ट्र पुरुष का दर्जा मिलना चाहिए था वो केवल पार्टियों तक क्यों सिकुड़े? ये एक आम आदमी की, एक आम कलमकार की एक दुख है, पीड़ा है। वो आपके यहां भी हैं, वो उनके यहां भी हैं। इन्हें शायद राजनीति से बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए था। भगत सिंह सिख कौम के होने लग जाएंगे, अंबेडकर किसी कौम के होने लग जाएंगे, तो फिर इस राष्ट्र का कौन होगा? ये मेरी चिंता का विषय है। शायद हम इनसे ऊपर आठ सकें। एक पगड़ी मुझे अचानक दिखाई दे गई है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इंदिरा जी पर, पटेल जी पर काफी कहा जा चुका है, मुझे भी कहना है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मुझे क्या शुरू करना था और मैं क्या शुरू कर रहा हूं मुझे खुद नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है इस मुल्क का कि हमने 75 साल में चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया सिख कौम को। माफ कीजिएगा साहब, आजादी के संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, शायद आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना सकें। 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बलिदानों की कौम तो नहीं थी सर। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पीढ़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को रुई से जलवाया, कुछ थे रायती में चलवाए, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मुझे नहीं पता कितनी ताली उठेंगी, मैं बोल तो रहा हूं, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से भारत की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगुनी है। सूरज पर नजरें तिरछी की कुछ पागल से अंधियारों ने। क्या बात, वाह। इंदिरा जी को इस विश्व के मानचित्र पर एक नए नक्षत्र टाकने का श्रेय जाता है। मैं इशारे में बात कर रहा हूं। जब उनके नियाजी ने कहा जैसलमेर में सुबह का नाश्ता लौंगावाला में होगा, दोपहर का भोजन जैसलमेर में होगा। आज भी 75 टैंक रेगिस्तान में दफन है जैसलमेर में, जो बताते हैं जनरल अरोड़ा ने कैसे 90,000 सैनिकों को अपनी जूतियां चाटने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या बात, मुझे तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए आपकी। सूरज पर नजरें तिरछी की उस पागल से अंधियारे ने। अगली लाइन सच हो तो मैं इस हॉल को गूंजता देखना चाहता हूं। सूरज पर नजरें तिरछी की उस पागल से अंधियारे ने। 2 दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने। 2 दिन में ही हार। आपकी तालियां कमजोर है, पता नहीं क्यों प्रोटोकॉल में आप। क्या बात है। सूरज पर नजरें तिरछी की कुछ पागल से अंधियारों ने। कुछ घंटों में ही हार मान ली झुककर चांद सितारों ने। तब 1 लाख कायर बकरे कर दिए कैद रणबंकों ने। जरा राजस्थान कायम रे खड़ा हो जाए। कब 1 लाख कायर बकरे कर दिए कैद रणधीरों ने। नभ पर नक्षत्र नवल टाका भारत के सब बलवीरों ने। नभ पर नक्षत्र नवल टाका सब भारत के रणवीरों ने। नभ पर नक्षत्र नवल टाका तब भारत के रणवीरों ने। नभ पर नक्षत्र नवल टाका सब उस। और एक पंक्ति में इन पर भी कहना चाहता हूं, जिसकी युक्ति से रजवाड़े सब एक सूत्र में जुड़े रहे। अब मुझे इशारे में बात कहनी है, मुझे समझाना नहीं पड़े कि मैं बोल क्या रहा हूं और समझ कहां रहे हैं। चाहे इसमें जोधपुर नरेश आए, चाहे हैदराबाद निजाम आए, चाहे गुजरात के निजाम आए, मैं सबके लिए कह रहा हूं, राजनीतिक दुशाले उतारिए, प्रांतवाद उतारिए, जरा पटेल को देखिए और मेरी बात सुनिएगा। जिसकी युक्ति से रजवाड़े सब। अगली लाइन बड़ी इशारे की है, समझ जाए तो बस जल्दी से ताली बजा देना, उनकी भी इज्जत रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी। जिसकी युक्ति से रजवाड़े सब एक सूत्र में खड़े जड़े रहे। जो थोड़े आड़े तिरछे थे वो घोड़े सीधे खड़े रहे। जो घोड़े, मैंने इशारे में बात कह दी, नाम तो लिया नहीं है। जो घोड़े तिरछे आड़े थे
वो सारे सीधे खड़े रहे, भूगोल स्वयं झुक जाता है। ऐसे सारे भूचालों में इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे पटेल मतवालों की, इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे पागल मतवालों की, इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे पटेल मतवालों की। वो छोटा सा देश जो हमारे टुकड़ों पर पलता था, यदि वो हमें आंख दिखाए तो हैरत की बात होती है। जिसकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उसकी धरती पर ही मिलती कैसी क्रूर निशानी है। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले। वाह, ये बांग्लादेश करेगा, हमें सपने में उम्मीद नहीं। आज कल परसों तक तो महेश जी रोटियां दी हमने अपने घरों से इनके शरणार्थियों को। यदि वहां आप हमले करेंगे, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मुझे शुरू कर दीजिए, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की गिनीज बुक में दर्ज है। किसी देश के पास 90,000 सैनिकों और विद वेपन हो और इस तरह से बिछ जाए पैरों में, मुल्क में दुनिया में उदाहरण नहीं है अभी इंदिरा जी के अलावा किसी ने ऐसा कर दिया हो। 90,000 विद वेपन। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने भी इनके विषय में एक शब्द का प्रयोग किया है। इस कविता में वो अंश आ गया है। कितने लोग समझेंगे मुझे बताइएगा। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल दिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मेरी बात में सच हो तो 100% तालियां उठें। राजस्थान यूनिवर्सिटी का डोटासरा जी 1 गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो हूटिंग हो या तालियां उठें। इसलिए निवेदन, जब वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। क्या है राजस्थान? स्वागत है, स्वागत। कविता चीख पुकार नहीं है, भाषा का विषय है। शिक्षा मंत्री, मेरी भाषा क्या होनी चाहिए? हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर्त्री नेत्र से महादेव से गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर, जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर, जिस पल कहो मर्दन करा दें। एक छोटी कविता में पढ़ देता हूं। स्वागत है। जो आपका मन करे वो। ये हमारे डोटासरा है। जो भी ट्रांसफर करना है इससे पूछना पड़ता है, वरना एप्लीकेशन तो बहुत सारे मास्टरों ने दे रखी है, लेकिन जो पास बैठता है उसकी चल जाती है। एक कविता सुन लीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। मैंने जीवन में यदि 2-3 कविताएं ठीक ठीक लिखी होंगी सौमित्र भैया, उसमें से एक कविता यह है जिससे मैं कवि होने का भ्रम पाल सकता हूं। आज मेवाड़ और मारवाड़ एक साथ बैठे। कहा जाता है राजस्थान में से यदि मेवाड़ और मारवाड़ को निकाल दें तो शौर्य का इतिहास समाप्त हो सकता है। भारत के इतिहास में से यदि राजस्थान निकल जाता है तो शौर्य की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं। क्या बात, क्या बात। कि बाहर के लोग कहते हैं किस राजस्थान में हो, पानी तो है नहीं। एक लाइन सुन लेना राजस्थान के लोगों, जवाब दे रहा है विनीत चौहान, कहां गया पानी? था बहुत पानी। बात तो आधी लाइन की है, बस दूसरी तो ताली के लिए है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। क्या बात। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपने कुर्सी के लिए लड़ाइयां बहुत देखी होंगी, लेकिन बलिदान के लिए कोई लड़ाई हुई हो, ये मेवाड़ का अब तक का पूरी दुनिया का अकेला
दृष्टांत है। आदरणीय जोशी जी जानते होंगे, मेवाड़ में राणा अमर सिंह का शासन था और चूड़ावत और शक्तावत उनके दो सेनापति थे। चूड़ावत हमेशा आगे लड़ते थे, हरावल दस्ते में लड़ते थे। तो शक्तावतों को ये लगा कि यार ये मौका तो हमारे पास आना चाहिए, गौरव का विषय है कि हम आगे लड़ें, बलिदान का विषय है। वो राणा के पास गए कि हम लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक छोटी शर्त रख दी कि सामने उंठाला का किला है, दोनों अपनी अपनी टुकड़ियां लेके चले जाइएगा, जो भी उसमें पहले चला जाएगा उसे हरावल दस्ते का अधिकार मिलेगा। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अद्वितीय युद्ध होगा। ब्रजकिशोर जी, मैंने थोड़ा बहुत विश्व साहित्य पढ़ा है, मुझे ऐसी घटना दूसरी अभी तक मिली नहीं है जो शौर्य के अनुपम बलिदान की हो। आपके पास कोई हो तो मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर कविता लिखूंगा। मैं शुरू करता हूं। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, 3 मिनट में पूरी कविता है, लेकिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कविता आपको सौंप रहा हूं। यदि प्रांत का मुखिया यहाँ बैठा है और सपत्नीक बैठे हैं तो मेरा दायित्व और बड़ा हो जाता है। स्वागत। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थान की परिभाषा है, मुझे तालियों की भीख न मांगनी पड़े, मैं कह रहा हूं। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमान हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। कहा है कविता के पारखी, सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। क्या बात, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंडोले। बोले, श्रीमान आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप कहे तो पैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने, अपना इतिहास याद दिलाता है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छीनने के भय से विषधर फुकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उंठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर कंगाले गिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। राणा ने शर्त रख दी पूरी। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। खुद को तो पता था कल बलिदान हो जाएगा, ये राजस्थान का प्राण बोल रहा है। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदभी बोली, मेवाड़ी सुख चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था, मैं ध्यान चाहता हूं इस लाइन पर, आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय। वाह 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 वाह, क्या बात। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कविता न भी समझ में आए तो मेरा मन रख लेना, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ लाइन आपको सौंप रहा हूं। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम, भाई ताली थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। भूल जाइए मुख्यमंत्री जी बैठे, वो आपके बड़े कुनबे के भाई बैठे, ये समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। मैं फिर ध्यान चाहता हूं कहीं कोलाहल में लाइन खो ना जाए। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसको वरूं
इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। क्या बात। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों दुश्मन की बाछों से भूतल फाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, मेरे रोंगटे खड़े इस लाइन को सुनाते समय। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी के देख उनकी कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। क्या बात। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अमृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गंवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे अड़ा दिया था, बालू सिंह ने भी सीना हाथी पर चढ़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका। क्या बात। अब सीन यह है कि बालू सिंह एंट्री ले रहा है, जैत सिंह तो घुस नहीं पाया। 2 मिनट में निर्णय होने वाला है कि आगे लड़ेगा कौन। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर द्वारका से ऊपर चढ़कर आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने बिखर गए, कूदने ही वाला था जैत सिंह, बालू सिंह तो निकल लिया। वीर वो है जो अंतिम क्षण तक अपनी पराजय स्वीकार न करे, विजय के दरवाजे पर दस्तक देता रहे। मैं राजनीति की भाषा में कहूं, एक भी एमएलए हो न हो परवाह मत कीजिएगा, अपना कार्य करते रहिएगा। आज नहीं तो कल राजनीति के दरवाजे खोल दिए जाएंगे आपके लिए, वो किसी भी दल में। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा बढ़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर, अंतिम 2 लाइन और मुझे विदा कीजिएगा। जैत सिंह एंट्री कैसे लेता है, नीचे पड़ा हुआ है। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निशीश काट देने में। उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट। ये कविता का सामर्थ्य है। मैंने अपना समय इनको दे दिया सर, इससे ज्यादा मैं क्या कुर्बानी कर सकता हूं। मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं। ये कई बार विरीत माहौल को ऐसा बना देता है सर, और ये बड़ा क्रूर सच बोलने के लिए जाना जाता है। वो कहां की घटना है? हम दोनों साथ साथ थे सर, और यहाँ के मंत्री तो बहुत शालीन हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उड़ीसा का ये बयान आप लोगों को बहुत पहले याद होगा, कहा कि हम सैनिकों को मरने का पैसा मिलता है। सर आपको बहुत अच्छे से याद हो। और इसने कह दिया, इसको गुस्सा आया, उस दिन कवि सम्मेलन था, हम सब लोग साथ थे, तो इसने कविता लिखी, लो मैं 20 लाख देता हूं। वो मंत्री जी के शहर में काव्य पाठ था। लो मैं 20 लाख देता हूं, तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे। उस मंत्री के लिए कहा है, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। इसमें वाकई को अभी आप सुनिए, मंत्री जी सामने थे, एक मंत्री जी उड़ीसा के सामने थे, बोले मैं विनीत जी, आपने चुनौती दी है मंत्रियों को, मैं अपने बच्चे को लड़ने के लिए सेना में भेजना चाहता हूं। तो विनीत ने कहा समस्या क्या है, आप भेजिए। बोले मेरे कोई लड़का नहीं। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं। नहीं
बच के रहना राजनेताओं से बता। ये कब क्या कर दें, कब, मतलब इनके पराक्रम का कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपने जो माहौल जिस तरीके से बना दिया, पाकिस्तान कोई समस्या नहीं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं मित्रों। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने आदमी तो 24 आवर हमारे यहाँ जेलों में बंद रहते हैं। हास्यरस में भी सर देशभक्ति की जाती है, मैं कर सकता हूं, पर मैं आज गलत ट्रैक पे, मैं तो उस ट्रैक पर जाना नहीं चाहता। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं। किस कवि को बुलाना चाहता हूं? हाँ, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। बहुत मधुर संबंध रहे कवियों के। राजन सरदार, आप जवाहरलाल नेहरू जी को याद कीजिए, दिनकर के साथ उनके क्या संबंध थे। दोनों में मतभिन्नता होती थी तो भी एक दूसरे के गले लगते थे। वो लाल किले का प्रसंग मुझे याद आता है विनीत भैया, आदरणीय जगदीश जी लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं कवि सम्मेलन की, नेहरू जी का पांव लड़खड़ाता है, पीछे से दिनकर जी उन्हें संभालते हैं, नेहरू जी उन्हें गले लगाते हैं और नेहरू जी से दिनकर जी कहते हैं, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य से सहारा ले। वो दिनकर जी को गले लगाकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उन्हीं दिनकर जी की उन पंक्तियों से मैं याद दिलाना चाहता हूं जो पंक्तियां उन्होंने लिखी। उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं कि गांधी गौतम का त्याग लिए आता है। सरदार पटेल की ओर देखें, गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है। यह सच है, यह सच है। वह आंखों में आग लिए आता है, पर वह भारत का भाग लिए आता है। जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें भाई आशीष अनल को, जो लखीमपुर खीरी से हमारे बीच। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन। मेरा सौभाग्य आज पहली बार आदरणीय की उपस्थिति में पढ़ूंगा। सबने समर्पित किया, हालांकि मैं मानता हूं ना मेरे पास शब्द सामर्थ्य है, ना मेरी औकात है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कहूं, लेकिन एक जिम्मेदारी है। मैं 4 पंक्तियां यहीं इसी जमीन में मुझे दी आपको सब। ये एक ओर है ये चित्र, दूसरी ओर है वो चित्र। देखेंगे आप पीछे तो आपको एहसास हो जाएगा। और मैं बार बार बिल्कुल आज नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि ये आज एक अलग तरीके का कवि सम्मेलन है, तो मैं भी चाहता हूं कि उसी माहौल में हम सब कि एक ओर है ये चित्र, दूसरी ओर है वो चित्र, सब मानते प्रणम दोनों का चरित्र। वाह! एक ओर है वो चित्र, एक ओर है वो चित्र, सब मानते प्रणम दोनों का चरित्र है। देश की फिजाओं में घुला, देश की फिजाओं में घुली जो इनकी महक, इसके समक्ष व्यक्त हर एक इत्र है। देश की बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए। कि इसके समक्ष व्यक्त हर एक इत्र है। खंड खंड होने नहीं दिया ये अखंड देश, खंड खंड होने नहीं दिया ये अखंड देश। दोनों ने सजाया भारत का मानचित्र है। एक की है जन्म तिथि, एक की है पुण्य तिथि, आज की ये तिथि मित्र बड़ी ही पवित्र है। एक की बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं अपने तेवर से। एक बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उस बच्चे को प्रश्न पत्र में एक सवाल मिलता है, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने थे। 2 उस बच्चे को आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। वो क्या लिखता है आपको सवाल कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा। मैंने आपसे एक बार भी ताली बजाने के लिए अब तक कहा नहीं, लेकिन अब आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपके हाथ यहां खामोश नहीं रहे तो दावा करता हूं 125 करोड़ हिंदुस्तान की तालियां यहां पे चौथी पंक्ति में दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। एक तालियों का महोत्सव जिएंगे आप, ये एहसास कराता हूं कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो दूजा पर्याय यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप, रोकना तालियां, मैंने कहा महोत्सव देखना चाहता हूं कि यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा बहुत बहुत आभार।
और सबने अपने क्रम को और अपनी समय सीमा को रखा है। मैं भी समय सीमा में रहूंगा। हम लोगों को जगदीश भाई साहब को सुनना है। मैं 2 छोटे छोटे गीत सुनाने का मन है और मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरा बहुत मन है। कोरोना काल के बाद जब हम लोग हो कि गलत कर रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हो? तो मैं एक ही सुनाऊंगा, लेकिन मैं सबसे आपने वीर रस सुना है और अभी आदरणीय जगदीश भाई साहब हमारे पास है, हम उनसे समापन भी करेंगे। कोरोना काल के बाद एक निराशा जो एक आम आदमी में आई, उस निराशा को हटाते हुए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। मेरा मन आज उस गीत को पढ़ने का है। एक बंद पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो दूसरा सुना दूंगा। और माना जरा उदासी थी, मैंने जिंदगी में कभी इस विषय पे या इस तरीके की कविता नहीं पढ़ी। मैं की चिल्लाट के पढ़ी। माना जरा उदासी थी, धरा खुशी की प्यासी थी, रीता रीता हर घट था, सुना हर एक पन घट था। एक पल को मन कैद भी था, अगले पल मुस्तैद भी था। बोला क्यों कर है डरता, काल चक्र यूं ही चलता। बोला क्यों कर है डरता, काल चक्र यूं ही चलता। कभी रुकी ना सुई समय की, ये तो यूं ही घूमेगी। कभी रुकी ना सुई समय की, ये तो यूं ही घूमेगी। फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी। फिर से बादल बरसेगा, फिर से अंतिम मन सुना रहा हूं, क्योंकि एक कविता के मुझे 2 बंद और सुनाने आपको। कि फिर से बादल, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। कि फिर से बादल बरसेगा, फिर कभी आऊंगा तो पूरा गीत सुनाऊंगा। कि फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी। माना रूठी आज बहारे, जगदीश भाई साहब आपको कि माना रूठी आज, क्योंकि ये मैंने आपसे कि माना रूठी आज बहारे, उन्हें मना कर लाएंगे। माना रूठी आज बहारे, उन्हें मना कर लाएंगे। शूल भरी राहें हैं तो क्या इन पे फूल बिछाएंगे। शूल भरी राहें, मैं जानता हूं आपका ताली बजाने का मन हो रहा है, लेकिन मैं जो अग्रिम पंक्ति देने जा रहा हूं, मेरा मन रखने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए ताली बजाइएगा। कि माना रूठी आज बहारे, उन्हें मना कर लाएंगे। शूल भरी राहें हैं तो क्या उन पे फूल बिछाएंगे। डोर हौसला वाली अपने हाथों से ना छूटेगी। कुछ सपने टूटे हैं तो क्या हिम्मत कभी ना टूटेगी। हारेगी हर एक साजिश, हाँ हारेगी हर एक साजिश, और चरण हमारे चूमेगी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी। फिर से बस 2 मिनट का बहुत बहुत आभार। ये मेरा मूड नहीं, मेरा तेवर नहीं है ये, लेकिन मेरा मन था। लॉकडाउन के बाद हम लोग तीसरा कभी सम्मेलन जी रहे थे। एक कविता सुन लीजिए। जब मैं पहली बार विदेश यात्रा पे जा रहा था तो मैं सोचता हुआ जा रहा था, घर से निकला उत्तर प्रदेश लखीमपुर से, तो दिल्ली आते थे मैं सोचता था मैं विदेश जाके क्या सुनाऊंगा। उस मां सरस्वती ने मेरे झोली में जो कुछ डाला, 2 बंद में उस कविता के स्वागत है आशीष, स्वागत। कि जिस पर धरती को रहा नाज, जिसके सर सजता रहा था। और एक निवेदन कर देता हूं, ये कविता का मीटर ऐसा है कि इसमें मुझे सांस लेने की गुंजाइश नहीं, वो गुंजाइश सिर्फ आपका प्यार मुझे देता है। कि जिस पर धरती को रहा नाज, जिसके सर सजता रहा ताज, जो विश्व गुरु कहलाता है, जग जिसको शीश झुकाता है। कि जिस पर धरती को रहा नाज, जिसके सर सजता रहा ताज, जो विश्व गुरु कहलाता है, जग जिसको शीश झुकाता है। सागर ने चरणों को धोया है, माटी में सोना बोया। सागर ने चरणों को धोया है, माटी में सोना बोया। पावनता का वो गंगा जल, वो झेलम की झिलमिल कलकल। ऋषियों मुनियों के परिपाटी, ऋषियों मुनियों के परिपाटी, चंदन जैसी जिसकी माटी, जिसमें चरित्र है सीता के, जिसमें श्लोक है गीता के। है कहीं कृष्ण वाला नर्तन और कहीं राम सा वनवासी। मुझे गर्व है कहने में मैं हूँ उस भारत का वासी। मुझे गर्व है कहने में बहुत बहुत आभार आपका। मुझे गर्व है कहने में मैं हूँ उस भारत का वासी। मुझे गर्व है कहने में मैं हूँ उस भारत का वासी। वो सूर कबीरा की धरती। मेरा कोई दावा नहीं कि मैं आपकी कविता की प्यार बुझा दूंगा, लेकिन 2 बूंदी सही इस बेटे से पाएंगे जरूर। कि वो सूर कबीरा की धरती, तुलसी और मीरा की धरती, माँ आपको सौंपता हूँ।
कि वो सूर कबीरा की धरती, तुलसी और मीरा की धरती, जब राधा का संयम डोले तो सही बिहारी की बोले। गागर में सागर भर लाई, ऐसी है शाश्वत कविताई, भवरों का गुंजन गान यहाँ, ब्रजबीतिन में रस खान यहाँ। कभी वाल्मीकि साल बेला, इस मिट्टी में वो भी खेला, इस माटी का ही है सपूत जिसकी पावन कृति मेघदूत, जगनिक की परम ऊंचाई की, टंकार चंद वरदाई की, भूषण पौरुष का प्रबल पति दिनकर जी की वो रश्मिरति। क्या कहना पंत निराला का, क्या कहना है मधुशाला का, इन सब का सानी और कहाँ है इतने ज्ञानी और कहाँ। वाह, अंतिम बंद पढ़ के विदा मांगता हूं। इन सब का सानी और कहाँ है इतने, और बना ले अमेरिका ऊंची से ऊंची इमारत, बना ले महंगी से महंगी कार, लेकिन माँ बाप के पैर छूने के संस्कार सिर्फ हिंदुस्तान के पास है, हमारे पास है, दूसरे किसी मुल्क के पास नहीं। कि जहां ऋतुएं आती जाती हैं कोयलिया गीत सुनाती है किसी और मुल्क के पास। जहां ऋतुएं गाती जाती हैं कोयलिया गीत सुनाती है, क्यों कहां पपीहा गाता है, तोता भी श्लोक सुनाता है। कजरारे हो जब नील गगन मस्ती में मोर करे नर्तन, फिर सावन की आती बहार, बादल गाते कजरी मलार, फिर रिम झिम की फुहार, फिर रिम झिम की फुहार, जो कामदेव का हो श्रृंगार, या धरती पर झुककर अंबर पहनाता हो बाहों का हार। हूं कहीं रात में मावस की तो कहीं मैं पूर्णमासी हूं, मुझे गर्व है कहने में मैं तो भारत का वासी हूं, मुझे गर्व है कहने। कुछ पंक्तियां अंतिम पढ़ के विदा मांगता हूं। माना कि कुछ लोगों ने इसका तन घायल कर डाला। अब तक मैंने अपने देश के लिए सुना, मैंने मंचों से सुना, एक उंगली उठाने का किसी भी तरफ ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा न करती। अब मैं अपने खिलाफ सुना रहा हूं और आपके खिलाफ सुना। ये माना कि कुछ लोगों ने इसका तन घायल कर डाला है, अंगों पर घाव, और आदरणीय आपके वक्तव्य को समर्पित करता हूं। कि माना कि कुछ लोगों ने इसका तन घायल कर डाला है, अंगों पर घाव दिए, अनगिन माथा चोटिल कर डाला है, पर इसमें उनका दोष कहां, इसमें तो है अपना ही दोष। सब कुछ हंसकर सह लेते हैं, फूटता नहीं है कभी रोष। हो किंग कर्तव्य विमूढ़, हो किंग कर्तव्य विमूढ़, यहाँ सब हाथ पसारे बैठे हैं, अवतार यहाँ लेंगे फिर से भगवान सहारे बैठे हैं। कोई ना तस में झाके, हर व्यक्ति दूसरे को ताके, हम में ही है अशफाक भगत बिस्मिल, इसको भी ना आके। पर जिस दिन बिस्मिल की गजलों की बहर पुनः जग जाएगी, जिस दिन शेखर के हाथों में पिस्टल फिर से आ जाएगी, बस उस दिन से अभियान क्रांति का नया शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा, पूरी दुनिया में भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। लीजिए, ये कवि सम्मेलन भी अपने समापन की ओर है, और अब मैं आपको एक भेंट करना चाहता हूं। एक ऐसे कवि को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं जिनके बारे में कहूंगा कि वो देश के अकेले एकमात्र गांधीवादी कवि हैं, क्योंकि वो उत्तेजना नहीं बांटते, वो ऊर्जा देते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा प्रसंग मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दिनों कोरोना से पहले हम कारगिल की घाटियों में एक चैनल के लिए शूट कर रहे थे, वहां काव्य पाठ कर रहा था, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद में सैनिकों के कैंप में गया तो मैंने देखा कि वहां आदरणीय जगदीश सोलंकी जी कविता टंगी हुई है कारगिल। हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैंने वहीं से फोन किया। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मुझे याद आते हैं वियतनाम के कवि चेलिन विन। वो कहते हैं, ये कवि सम्मेलन समापन की ओर है, अपनी ऊर्जा को इसी प्रकार बनाए रखें। चेलिन विन कहते हैं, आदरणीय बापना साहब, अरोड़ा जी, वो कहते हैं कि हमारे यहां एक परिपाटी है, जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाता है तो हम सैनिकों की जेबों में कविताएं लिखकर रख देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं ये इनकी जेबें सुरक्षित रहे, अर्थात कविताएं सुरक्षित रहे। तब तक कविताएं सुरक्षित रहेंगी, ये मनुष्य और मनुष्यता सुरक्षित रहेगी। आइए उस अद्भुत, उस अद्वितीय कवि को बुलाना चाहता हूं, उस गांधीवादी कवि को जिसका नाम जगदीश सोलंकी है। नहीं, वो आप नहीं करोगे तो भी हो ही जाएगी, जिस हिसाब से हो गई। अब जरा तालियां बजाकर एक बार आदरणीय। मैं आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं।
करीब 1 साल के बाद इस माइक के सामने खड़ा हूं तो कोई ताजुब नहीं कि मैं गाता हुआ भी अटक जाऊं और शायद कविता भी भूल जाऊं। आपने साथ दिया तो कुछ लाइनें मैं भी सुना दूंगा। आप मुझे एक बार आदेश दीजिए, मैं कविता पढ़ा। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है, स्वागत है भाई साहब। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। हाय हाय, क्या बात है। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते। होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है, दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार। और कल्पना करना जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं, और जो पंक्तियां कारगिल के सैनिक कैंप पे लगी हुई है कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे भारत को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे भारत को उगाया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई गए, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान गए। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान गए। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान गए। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवीरा कुधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवीरा कुधार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरा मन है कि इस पंक्ति का आप सम्मान कर सके तो मुझे अच्छा लगेगा।
वरना तिरंगा सीमा पार लेके थोड़ा हेलो वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के भिन्न मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बस एक छोटी सी कविता और इसका तिरंगा आप सुना सकते हो, उससे समापन। बस वही सुना रहा हूँ कि एक छोटी सी 2-3 मिनट कविता है। कविता का शीर्षक है तिरंगा। देखिए, कविता ने मेरी पूजा है, इस पूजा में शामिल करता हूँ। इस विषय पर आपने बहुत श्रेष्ठ कविताएं सुनी होंगी। इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो हमारी आजादी आहत होती है। इस आजादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने कल्पना की अगर तिरंगा कुछ सोचता, तिरंगे के जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता, इस क्या कहने को ध्यान में रखना। इस पूजा में आप सभी को शामिल करता हूं। 2 या 3 मिनट मेरा साथ देना, सुनिएगा। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए, जितना सम्मान कर सको अगली पंक्ति का कर देना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले के, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है,
है सुलगता है, यहाँ राखी सुलगती है, वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी न वो बाजार किसका है, काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है, हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। कविता की अंतिम पंक्तियां जो कविता के प्राण हैं, सुनिएगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। और मैं दावा करता हूँ, अगली पंक्ति समझ गए तो आप भीतर तक हिल जाएंगे, समझना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया, जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया। सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जान। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। राष्ट्रगान के पहले हम सभागार नहीं छोड़ेंगे। न हारा है इश्क न थका है आदमी, दिए जल रहे हैं हवा चल रही है, चरागों की जगह अब घर जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जुबान से कुछ न बोले तिरंगा जानता सब है। बहुत सुंदर आज के कवि सम्मेलन को परवान चढ़ाया। आप सभी को निवेदन करना चाहेंगे, सभागार में आप लोग बने रहे। दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए हम इस सभागार को छोड़ेंगे इन पंक्तियों के साथ। तुम राष्ट्र भवन के दीप्त कलश, तुमसे माँ का श्रृंगार हुआ, तुमसी विभूति पाकर अभिनंदित फिर से पुरुषार्थ हुआ। तुम मरे मगर तुम जीवित हो, यम पहली बार सशंक हुआ, झुक गया राष्ट्र का मानी ध्वज, किस शव का ऐसा मान हुआ। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कविवर रविन्द्रनाथ की लेखनी ने, चंद शब्दों ने बहुरंगी हिंदुस्तान को एक माला में पिरो दिया। उसी हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान। आप सभी से एक विनम्र आग्रह जरूर करना चाहेंगे, हम सभी अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, मातृभूमि को सम्मान। जन मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डॉक्टर सीपी जोशी साहब, गोविंद सिंह डोटासरा साहब और हमारे सभी महेश जी भाई साहब, आप सभी